नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जो स्टैटिक जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा पार्ट है। आज इसमें हम कवर करेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। आज इस सीरीज़ के तीसरे पार्ट में मैंने लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन लिए हैं जियोग्राफी के, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, खासकर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिसका नामकरण प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन जन भरत के नाम पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुराण। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण में समुद्र, हिंद महासागर के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में स्थित देश को भारत व उसके क्षेत्र के निवासी को भारतीय बताया गया है। तो दोस्तों, विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है और सबसे पहले पुराण में किया गया था इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुराण। अगला क्वेश्चन भी भारत के नाम से ही संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों, जो इंडिया शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा के इंडोई शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र। रोमवासी इस नदी को इंडस व इसके पूर्व में स्थित भूभाग को, जो सिंधु नदी है उसके पूर्व में जो भूभाग था उसको इंडिया नाम से पहचानते थे। तो वहीं से इस इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी। इसे ग्रीक भाषा भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में ग्रीक आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। और पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू व इस प्रदेश के वासियों को हिंदुस्तानी कहा और इस देश का नाम हिंदुस्तानी रखा, क्योंकि वो है का उच्चारण से का उच्चारण है करते थे। तो सिंधु के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान बोला था, ये पारसियों ने बोला था, जबकि यूनानियों ने इसे इंडिया बोला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सबको आता होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा, वो आपसे ये भी पूछ सकता है 5वां किसका है, दूसरा किसका, तीसरा किसका है। तो सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का विश्व में रूस पहले स्थान पर है, रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद नंबर आता है भारत का। तो भारत का 7वां स्थान है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो विश्व के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 2.4%। बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की कितना परसेंट क्षेत्रफल भारत के पास है विश्व का, तो उसका आंसर होगा 2.4%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां स्थान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है? मतलब कि दोनों रेखा
कितने राज्यों से होके निकलती है एक साथ मतलब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 राज्यों से ये दोनों रेखा एक साथ निकलती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है तथा भारतीय मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर निकलती है। लेकिन इनमें 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 राज्य। और 2 राज्य कौन कौन से हैं वो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब बात कर लेते हैं कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होके निकलती है। तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जबकि भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होके गुजरती है। और ये दोनों रेखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होके निकलती है। 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें होके दोनों ही रेखा निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है। तो इसने पूछा है कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है लास्ट वो कौन सा है। तो क्यों ना हम चारों पॉइंट है भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों के बारे में बात कर ले। तो भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है वो है किवीथु की किवीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, किवीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं भारत के उत्तरी पॉइंट की, जिसे कि इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में। अब बात करते हैं भारत के दक्षिणम जो लास्ट पॉइंट है दक्षिण में, दक्षिण पॉइंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है, अपने ग्रेट निकोबार में स्थित है। उत्तरी पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कोल, और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की, जो सबसे पश्चिम में स्थित है, वो है गौर माता, और ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। तो हमने इसमें चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए। उत्तर में इंदिरा कोयल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, और पूरब में किवुथु अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में गौर माता गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है। मतलब भारत का टोटल देशांतरीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों आपको बता दूं, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो भारत का जो टोटल देशांतरीय विस्तार होगा वो होगा 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है। भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है। चलो इस क्वेश्चन में हम पूरी भारतीय सीमा की बात कर लेते हैं, स्थलीय, तटीय और टोटल सीमा जितनी भी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की कुल सीमा है 22,716.61 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा कितनी है, 22,716.61 किलोमीटर। और बात करें भारत की स्थलीय सीमा की, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। अब बात करते हैं भारत की कुल तटीय सीमा की।
तो भारत की कुल तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अतिरिक्त वो है 6100 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा भारत की 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि भारत की कुल सीमा के बारे में अगर बात की जाए तो 22,716.61 किलोमीटर है। वहीं अगर भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। जो मध्य हिमालय है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। हिमालय को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बात करते हैं इसकी ऊंचाई के बारे में। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है 3800 से 4200 मीटर और मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। और उत्तराखंड में इसे नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो धौलाधर के नाम से इसे जाना जाता है। और बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, नाग टिब्बा उत्तराखंड और धौलाधर हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं और वो राज्य कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये चारों राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। मेघालय म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता, त्रिपुरा म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में से कौन सी नदी नहीं है। तो बात कर ले प्रायद्वीपीय, पहले आप ये समझ लीजिएगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है क्या। तो पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती है, पश्चिमी घाट और उसके आसपास की पहाड़ियों से जो नदियाँ निकलती है वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आती है। और जो हिमालय से निकलती है वो हिमालय नदी तंत्र में आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन से आपको साफ दिख रहा होगा कि गंगा नदी जो कि हिमालय से निकलती है ये इनमें अलग है। तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है और ये हिमालय नदी तंत्र का भाग है। जबकि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ताप्ती आदि नदियाँ ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का भाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। निम्नलिखित में से शतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम था। शतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम था। वेदों में इन नदियों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो पंचनद नदियों को प्राचीनतम नाम मैं आपको बता देता हूँ। झेलम को बितिस्ता नाम से जाना जाता था। और बात करें चिनाब की, चिनाब को अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। और रावी की बात करें, रावी को परुषणी नदी के नाम से रावी को जाना जाता था। जबकि बात करें ब्यास नदी की तो इसे बिपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। और बात करें शतुद्री तो सतलज नदी को शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, इन नदियों को वेदों में झेलम को बितिस्ता नाम से, चिनाब को अस्किनी नाम से, रावी को परुषणी नाम से, ब्यास को बिपाशा नाम से और सतलज को शतुद्री नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी को शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। दमचौक, चिल्लास, पठानकोट, लेह। तो आपको बता दूं सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। और अगर उद्गम स्थान की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत के पास मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत का उत्तरी ढाल है, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं श्लोक, गिलगित, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दमचौक। ये भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा है श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है। श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है। झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब। तो जो श्रीनगर शहर है वो झेलम नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम। अब बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। तो ये नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशनगंगा, और ये पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है। झेलम नदी के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इसमें पूछा गया है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। मैंने आपको बताया था सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मैंने बताई थी आपको, श्लोक, गिलगित, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। इनमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी नदी है चेनाब। चेनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेनाब। इसकी लंबाई कितनी है 1180 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है। ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले के ऊपरी हिमालय के, वहाँ पर भागा और चंद्रा नाम की दो नदियाँ मिलती है और वहाँ से चेनाब बन जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पटकाई बूम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। तो पटकाई बूम की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो महान हिमालय है उसके जो पूर्वी भाग की जो चोटियाँ हैं उनको पटकाई बूम के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और ये जो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम की पहाड़ियाँ स्थित है हिमालय का हिस्सा, लेकिन वहाँ पर इनको पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय का हिस्सा में जो चोटियाँ है उनको अरुणाचल प्रदेश के नाम वो पटकाई बूम के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाराणा रणजीत सिंह बांध किस बांध को कहा जाता है। मतलब कौन सा बांध है जिसे महाराणा रणजीत सिंह बांध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बगलियार बांध, मंगला बांध, टिहरी बांध और थीन बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थीन बांध। थीन बांध को ही महाराणा रणजीत सिंह बांध भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की सीमा पर यह स्थित है और थीन बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इससे पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। तो थीन बांध है उसे ही महाराणा रणजीत सिंह बांध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थीन बांध। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है।
केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है भरत भरतपुजा नदी, अलापुजा नदी, पंबा नदी और पेरियार नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी। यह केरल की सबसे लंबी नदी है और इसे केरल की गंगा भी कहा जाता है। और इसी नदी पर बात करें, पेरियार नदी पर, इडुक्की बांध इसी नदी पर बना हुआ है। और इसका उद्गम स्थान है पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और ये केरल व तमिलनाडु इन दोनों में बहती है। इस पर कौन सा बांध है? इडुक्की बांध, और केरल की सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, चाय कॉफ़ी तथा मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? मतलब चाय कॉफ़ी तथा मसालों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी चाय कॉफ़ी तथा मसालों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये मिट्टी सामान्यतः जहाँ पर 200 सेंटीमीटर या उसके आसपास वर्षा होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है तो वहाँ पे पाई जाती है। होता क्या है कि अधिक वर्षा के कारण ये लेटेराइट मिट्टी है, इसका निक्षालन अधिक होता है, तो ये नॉर्मल जो फसलें होती है उनके लिए काम की नहीं रहती। तो ये इसीलिए ये लेटेराइट मिट्टी में जो रोपित फसलें होती है जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले, इनकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर चाय, कॉफ़ी और रबर, मसाले ये सब ज़्यादा होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में की गई थी। और ये कहाँ पे की गई थी? ये कोलकाता में की गई थी। कोलकाता के पास एक स्थान है, क्या नाम है उसका? सिसरा, हाँ, सिसरा करके एक स्थान है, वहाँ पर की गई थी। और भारत में जूट उत्पादित करने वाले राज्य है पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इनमें ज़्यादातर जूट का उत्पादन होता है। तो पहली जूट की मिल की स्थापना कब हुई थी? 1855 ईस्वी में, कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1855। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई 1991। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। भिलाई रूस के सहयोग से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन की सहायता से स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये गलत होगा। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, बोकारो रूस की सहायता से, ठीक है, 1964 में स्टार्ट किया गया था। और जबकि दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से 1962 में पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्टार्ट किया गया था। इसे सही कर लेना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग,
निजी क्षेत्र के उद्योग। तो आपको बता दूं, ज़्यादातर लोग इसमें गलत ही करके आएंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर सी करके आएंगे। तो आपको बता दूं, कच्चे माल पर आधारित उद्योग है ना, वो तो ये तीनों ही है: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। जबकि निजी क्षेत्र का उद्योग है वो स्वामित्व के आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजी क्षेत्र के उद्योग। इसी सीरीज पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, खनिज पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? खनिज पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? ऑप्शन: लोहा, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, तीनों ही खनिज पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर, सिरोही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। आपको बता दूं कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी उपभोग करने वाला देश है, तथा ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्पादन के क्षेत्र में, और उपभोग में पहले नंबर पर आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगंगानगर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ था? इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन में सबसे पहले कागज निर्माण की विधि का विकास हुआ था। अब बात कर लेते हैं भारत में। तो भारत में प्रथम कागज कारखाना वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था चेन्नई में, जो कि 1716 ईस्वी में किया गया था। और बात कर लेते हैं कि आधुनिक कागज़ बनाने की प्रथम मील कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी श्रीरामपुर, पश्चिमी बंगाल में स्थित है, और 1812 ईस्वी में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन। और बात करें भारत की, तो भारत में प्रथम कागज़ मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? चेन्नई में 1716 ईस्वी में। और बात करें आधुनिक कागज़ की, तो वे श्रीरामपुर, पश्चिमी बंगाल, 1812 ईस्वी में। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अगर लौह उत्पादन के बारे में बात करें तो इसमें उड़ीसा पहले नंबर पर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा भारत का लगभग 50.85% लोहा का उत्पादन अकेला उड़ीसा करता है। और कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर मिलती है? तो उड़ीसा में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस्म का जो उत्तम लोहा होता है उसका उत्पादन यहाँ पे होता है। और लगभग भारत का 50.85% अकेला उड़ीसा यहाँ पर उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पाद करने वाले जिले कौन से हैं? मतलब भारत में सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, कौन कौन से वो दो राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। भारत में मैग्नीज धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त होता है। कौन सी सेल से प्राप्त होता है? धारवाड़ से। मध्य प्रदेश में 38% तथा महाराष्ट्र में 24%। मतलब भारत के आधे से ज़्यादा कम मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। और जबकि लोहे की बात करें तो लोहे का उड़ीसा, जहाँ 50.85% होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र दोनों मिलकर लगभग भारत के 50% से ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी % जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 54.6%। 54.6% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जिन जो आजीविका चलाने के लिए कृषि पर डिपेंड है। और भारत के लगभग 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 54.6% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और जबकि आपसे पूछ ले कि भारत के कितने भूभाग पर कृषि की जाती है तो वो है 51%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। यहाँ पर राजस्थान के बारे में पूछा है कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालरा कृषि। अब बात करें झूम कृषि की, तो जो उत्तर पूर्वी भाग है भारत का, वहाँ पर स्थानांतरित खेती को झूमिंग खेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें चेन्नई कृषि, तो चेन्नई श्रीलंका में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे चेन्नई कहा जाता है। और जबकि ब्राज़ील में इसी स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसे बालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालरा कृषि। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं। खरीफ, रबी, खरीफ और जायद। इसमें ऑप्शन और शायद गलती से मिसप्रिंट हो गया, रबी, खरीफ और जायद। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो 3 प्रकार की जलवायु के आधार पर 3 प्रकार की खेती की जाती है, रबी की, खरीफ की और जायद की। तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने की खेती की जाती है। लगभग भारत का जो 45% हिस्सा है वो खेती है गन्ने की, उसका 45% अकेला उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। और बात करें चीनी, तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र भारत में पहले नंबर पर आता है। और जबकि चीनी के कटोरे के बारे में पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र मत कर देना। महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश का गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान है, जो कि भारत के टोटल गन्ने का 45% अकेला उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। वही बात करें अगर विश्व के चीनी के कटोरे की बात कर ले तो वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। और बात कर ले कि अगर चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य से पहले स्थान पर आता है तो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो इस बारे में हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके थे लेटेराइट मिट्टी वाले में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। जो रोपित फसलें होती है उनके लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट। अगले क्वेश्चन में पूछा है सोनालिका, सुजाता, कल्याण, ये कौन सी फसल की किस्म है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गेहूँ की किस्में हैं सोनालिका, सुजाता और कल्याण। ये गेहूँ की अच्छी किस्में हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गेहूँ।
गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। और भारत विश्व का लगभग 12.5% गेहूँ उत्पादित करता है। और हरित हरित क्रांति के पश्चात गेहूँ में उच्च उत्पादकता व उत्पादन प्राप्त किया गया है। उत्पादकता भी बढ़ी है और उत्पादन भी बढ़ा है। तो गेहूँ पे इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है गेहूँ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कॉफ़ी की किस्में कौन कौन सी हैं? अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों ही किस्में कॉफ़ी की किस्में हैं। और कॉफ़ी के बारे में बता दूं कि ब्राज़ील में विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पहले स्थान पर है ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में। और ये जो तीनों किस्में हैं कॉफ़ी की, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा, ये तीनों ब्राज़ील की किस्में हैं। बात करें भारत की, तो भारत कॉफ़ी उत्पादन के मामले में पूरे विश्व का 4% कॉफ़ी का उत्पादन भारत में होता है। और पहले नंबर पे बात करें विश्व में तो ब्राज़ील, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा, ये तीनों ही कॉफ़ी की किस्में हैं, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है। और चावल है, मक्का है, सोयाबीन है। गेहूँ यहाँ पर रबी की फसल में आता है। बाकी चावल, मक्का और सोयाबीन ये तीनों खरीफ की फसल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। बात करें खरीफ की फसल तो ये वर्षा के दिनों में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के आसपास ही काट ली जाती है। तो चावल, कपास, मक्का, जूट, सोयाबीन, बाजरा, ये खरीफ की फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। मतलब कि सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। जो मालवा का पठार का क्षेत्र है वहाँ वो सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है और प्रसिद्ध भी है। तो सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में भी सोयाबीन का उत्पादन होता है, लेकिन अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि किस में ज़्यादा होता है तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है। मतलब कि सर्वाधिक कौन सी फसल बोई जाती है, सीधा सीधा पूछा गया है। तो मक्का, दलहन, चावल और बाजरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चावल। चावल भारत के लगभग 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। भारत का जो टोटल बुआई का क्षेत्र है उसके 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। और आपको बता दूं कि भारत विश्व का 21.2% विश्व का 21.2% चावल उत्पादन करता है। और सबसे ज़्यादा खाया भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। और चीन के बाद विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चावल। कितना उत्पादन करता है भारत विश्व का? 21.2%। और भारत की टोटल जो बुआई क्षेत्र है उसके 1/4 भाग पर चावल का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कयाल क्या है। तो कयाल बोला जाता है केरल के लेगून होते हैं जो छोटे छोटे तालाब से बन जाता है, पानी के छोटे छोटे, उन्हें लेगून बोला जाता है। केरल के लेगून, उनको कयाल बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल के लेगून। बस इतना ही ध्यान रखना आप तो कि कयाल किसे बोलते हैं, केरल के लेगून को कयाल बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की ये एक संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, तीनों की ये संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल। और भाखड़ा नांगल बांध है जो कहाँ पर स्थित है?
जो हिमाचल प्रदेश में पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है और इस बांध के पीछे की साइड गोविंद सागर झील स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध की बात कर लेते हैं तो ये भूकंपीय क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? सिलचर एवं पोरबंदर को, गुवाहाटी एवं अहमदाबाद को, कांडला व तिनसुकिया को, ईटानगर व जामनगर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलचर व पोरबंदर को स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, वो इन दोनों को जोड़ता है, सिलचर एवं पोरबंदर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग छपरा व गोपालगंज को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा व गोपालगंज को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 85 छपरा व गोपालगंज को जोड़ता है और इसकी लंबाई 92 किलोमीटर है। ठीक है, छपरा व गोपालगंज को कौन जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 85। इसकी लंबाई की बात करें तो 92 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाए और ताकि वहाँ पर आवागमन सुगम हो सके सैनिकों के लिए और आम जनता के लिए भी। अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण भी किया है। लेह से लद्दाख को जोड़ने वाली जो सड़क है वो संसार की सबसे ऊंची सड़क है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि दिल्ली, मुंबई व चेन्नई ये तीनों कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं? दिल्ली, मुंबई व चेन्नई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नेशनल हाईवे नंबर 48। नेशनल हाईवे नंबर 48 से ये तीनों शहर जुड़े हुए हैं और भारत का सबसे बिजी हाईवे NH 48 है। ठीक है, तो NH 48 ध्यान रखना, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? NH 44 जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। NH 44 3745 किलोमीटर, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है। ठीक है, गुजरता तो बहुत से राज्यों से नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है। अब बात करते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई हाथी परियोजना है, इनमें से कौन सी है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हाथियों के लिए है। दिबांग, ये भी हाथियों के लिए है। पेरियार की बात करें तो ये भी हाथियों के लिए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, सभी, ये तीनों ही हाथियों के संरक्षण के लिए की गई थी। ठीक है, अभी हाथियों के संरक्षण की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में 1992 में एक प्रोजेक्ट लाया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी परियोजना, जिससे कि हाथियों का संरक्षण किया जा सके।
ठीक है। और भारत में हाथी परियोजनाएं कौन कौन सी है? एक तो है मानस है, एक है दिहांग दिबांग। ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मानस कहाँ पर है? ये है असम में। और पेरियार, पेरियार की बात करें तो पेरियार कहाँ पर स्थित है? ये है केरल में। और इसके अलावा है बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी हाथियों के लिए रिजर्व है। वो कहाँ पर स्थित है? वो है पेरियार, ओ बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटका, आपके कर्नाटका में बांदीपुर स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज का तीसरा पार्ट था। और दोस्तों इसमें साइंस के भी आएंगे, पॉलिटी के भी आएंगे, इकोनॉमिक्स के भी आएंगे, सारे ही आएंगे। क्योंकि 1000 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे थे, वो ही मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ। और आगे जो आपकी एग्ज़ाम होगी पक्का इनमें से ही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आपने हिस्ट्री पढ़ाई है, ज्योग्राफी पढ़ाई है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। धीरे धीरे साइंस के भी आएंगे, साइंस में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री सबके आएंगे, पॉलिटी आएगी, और उसके बाद इकोनॉमिक्स आएगी। उसके बाद जो अन्य अपने जैसे जो भी अनुसंधान वगैरह है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो। बहुत जल्दी इस सीरीज़ का चौथा पार्ट लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।